Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about defining who is SMEs. Attempts and challenges to define who are SMEs people, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 5 असम इशूज़ पर्सपेक्टिव। तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं असम मूवमेंट के बारे में। आप सबको पता होगा 1979 से लेकर के 85 तक हमारे स्टेट असम में एक मैसिव मूवमेंट चला, एक प्रोटेस्ट चला, और इस प्रोटेस्ट का कोर जो कंसर्न था वो था इन्फ्लक्स ऑफ illegal infiltrators from Bangladesh। तो दिस इन्फ्लक्स ऑफ दिस बांग्लादेशी पीपल और असम के अंदर इनकी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज हो रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ रहा था, और इस कारण से धीरे धीरे हमारे स्टेट के अंदर यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक रिसेंटमेंट डेवलप हुआ, और धीरे धीरे फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसका मेन डिमांड था कि इस तरीके के इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और इनको वापस अपने देशों में डिपोर्ट किया जाए। ये प्रोटेस्ट लगभग 6 सालों तक चला, 1979 से 85 तक। ये एक प्रोटेस्ट बीच बीच में वायलेंट भी होता रहा बिकॉज ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज़, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा ही स्टेट, हमारी ही पुलिस कुछ हद तक हमारे जो यूथ थे या यंगस्टर थे उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी फॉर नॉट गोइंग टू द प्रोटेस्ट, और इस कारण से लगभग 800 हमारे स्टूडेंट्स दे हैड टू लूज देयर लाइफ इन दिस इंटायर मूवमेंट ओवर स्पैन ऑफ 6 years। और इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, इतने सारे स्ट्रगल के बाद आफ्टर 6 years एक अकॉर्ड साइन हुआ। भारत सरकार ने फाइनली एक्सेप्ट किया हमारे डिमांड्स और असम अकॉर्ड साइन हुआ ऑन 15 अगस्त 1985। दिस अकॉर्ड हैड 3 parties: भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ असम मूवमेंट। तो ये जो असम अकॉर्ड साइन हुआ इसमें 2 ही मेन डिमांड रखे गए थे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू द्वारा। पहला डिमांड कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वीड आउट किया जाए, असम से बाहर डिपोर्ट किया जाए, और ये डिमांड को भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, असम अकॉर्ड में लिख भी दिया भारत सरकार ने कि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, असम से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर के कोई भी स्टेप लिया नहीं गया। बाद में 2013 में अबाउट 30 years लेटर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद इस डायरेक्शन में स्टेप लेने की कोशिश की गई और असम का NRC अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और असम का जो NRC अपडेट करने का प्रोसेस था उसके लिए कट ऑफ डेट रखा गया 24 मार्च 1971, यानी कि हर वो एक इंसान जो 24 मार्च 1971 मिडनाइट से पहले असम के अंदर था वो असम का रेजिडेंट और इंडियन सिटीजन माना जाएगा, अदरवाइज नॉट, उसको इलीगल फॉरेनर माना जाएगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा NRC अपडेट करने का प्रोसेस है ये भी कुछ हद तक यूजलेस या रिडंडेंट हो गया आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब भारत सरकार ने कुछ लोगों को या भारत की नागरिकता दे दी एज पर दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो चलिए, ये बात तो हो गई अबाउट द फर्स्ट डिमांड पुट बाय द स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम। जो दूसरा डिमांड था वो था एसएमईज कल्चर को कंजर्व करना। जो असम के इंडिजिनस या लोकल लोग हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक्शन लेने की बात की गई थी, और इस डिमांड को भी एक्सेप्ट किया गया और इसके लिए स्पेसिफिकली एक क्लॉज इंसर्ट किया गया, क्लॉज 6, विच टॉक्ड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एसएमईज कल्चर। ये जो आर्टिकल है इसी क्लॉज 6 से रिलेटेड है। अभी एज क्लॉज 6 क्या रीड करता है वो भी जरा समझिए। इट सेज कि देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टेकन टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ एसएमईज पीपल। सरल शब्दों में बोले तो जो एसएमईज लोग हैं उनके कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, पूरी की जाएगी। अब दिक्कत ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 कि कौन है एसएमईज पीपल, किनको कहा जाएगा एसएमईज पीपल, और इस कारण से ये क्लॉज 6 भी ठीक से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आखिर कौन से लोग होंगे असम में रहने वाले लोग जिनको एसएमईज कहा जाएगा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर एक कमेटी बनाई गई, बिप्लब शर्मा कमेटी। तो
रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बिप्लब कुमार शर्मा जी के अंडर ये कमेटी बनाई गई, बिप्लब शर्मा कमेटी, जिसको काम दिया गया कि वो रिकमेंड करें कि कैसे क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ऑफकोर्स उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आइडेंटिफाई करनी थी कि कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको एसएमईज कहा जाएगा अंडर क्लॉज 6। बिप्लब शर्मा कमेटी को जुलाई 2019 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बिप्लब शर्मा कमेटी ने लगभग 6 महीने में फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी असम सरकार को। असम सरकार ने ये रिपोर्ट माना जाता है भारत सरकार को दे दिया, लेकिन इस पे कोई भी एक्शन लिया नहीं गया। क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है ये पूरी रिपोर्ट बिप्लब शर्मा कमेटी ने दी, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट। हुआ क्या कि 2020 के सितंबर में ये जो क्लॉज 6 किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना है उसको लेकर के जो रिपोर्ट बनाई थी बिप्लब शर्मा कमेटी ने, वो रिपोर्ट लीक हो गई पब्लिक डोमेन में थ्रू मीडिया। कैसे लीक हुई वो भी समझिए। आंसू के कुछ मेंबर, जैसे आप देख सकते हैं कि समुजल भट्टाचार्य साहब, इन लोगों ने मिल करके ये रिपोर्ट को पब्लिकली ओपन कर दिया। दे वर फ्रस्ट्रेटेड कि भाई एक तो इतने साल हो गए, क्लॉज 6 अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ भी नहीं। अब एक कमेटी भी बनाई गई जिसको काम दिया गया कि क्लॉज 6 कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया और 1 साल उस रिपोर्ट के सबमिट हुए भी हो गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिपोर्ट को पब्लिकली, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं था, वो पब्लिकली सामने ला दिया। सवाल तो ये उठता है कि आखिर आंसू के मेंबर्स को ये रिपोर्ट कैसे मिला। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो बिप्लब शर्मा कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे जज, रिटायर्ड जज बिप्लब कुमार शर्मा जी, लेकिन उसके अंदर 3 आंसू के मेंबर्स ऑलरेडी थे। और ये जब 3 आंसू के मेंबर्स उस कमेटी के मेंबर हैं तो नेचुरली इनको भी रिपोर्ट के बारे में तो पता ही था, और इन्होंने रिपोर्ट को पब्लिकली मीडिया के सामने ला करके रख दिया। तो इससे हमें फिर पता चल गया कि बिप्लब शर्मा कमेटी के अंतर्गत क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एज पर बिप्लब शर्मा कमेटी सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि कौन से लोग एसएमईज कहे जाएंगे उसकी डेफिनेशन दी जाए, और इसके लिए डेफिनेशन के लिए कट ऑफ डेट दिया गया 1 जनवरी 1951 कि जो लोग भी असम के अंदर इस डेट से पहले से रह रहे हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज एसएमईज, और उन लोगों के कल्चर लैंग्वेज को कंजर्व करने की, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि देयर शुड बी ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन असम। उसके अलावा देयर शुड बी रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली एंड लोकल बॉडीज़ फॉर दीज इंडिजिनस पीपल। तो जो लोग भी असमीज होंगे उनके लिए असम की जितनी भी सीटें हैं पार्लियामेंट में, जो 14 सीटें हैं, या स्टेट असेंबली में जो भी सीटें हैं, या लोकल बॉडीज़ में, उनके लिए 80 से लेकर के 100% तक सीटें रिजर्व की जाएं। असम के अंदर जो जॉब्स हैं उनमें इनके लिए फिक्स्ड कोटा रखी जाए इन असमीज लोगों के लिए एज़ पर दिस डेफिनेशन। इनर लाइन परमिट सिस्टम भी क्रिएट किया जाए फॉर असम। ये सारी बातें की गई एज़ पर बिप्लब शर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। वो बात अलग है कि इस पर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है। ये पूरी की पूरी बात हम फिर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी बात लगभग 2 साल पुरानी हो गई, बट फिर भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में असम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर असम सरकार ने लेजिस्लेटिव असेंबली को जवाब देते हुए ये कहा है कि लगभग 1,44,000 इलीगल फॉरेनर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द स्टेट टिल 31 जनवरी एज पर 1985 असम अकॉर्ड। तो असम अकॉर्ड पे लेकर के सवाल उठ गया असम लेजिस्लेटिव असेंबली की, क्या कर रहे हैं आप लोग, 30 साल हो गए, आपने अभी तक क्या किया है। तो उस पर फिर असम सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हमने 1,44,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उनमें से 30,000 लोगों को उनके अपने देश में हमने डिपोर्ट भी कर दिया है। तो अब कभी भी असम अकॉर्ड पे सवाल आ जाए तो आप इस डाटा को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि असम सरकार ने ये डाटा ऑफिशियली लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर के कहा है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ सरकार ने ये भी माना कि असम अकॉर्ड के अंदर जो टर्म्स यूज किए गए हैं, जैसे अखोमिया जनगण, खिलौंजिया या फिर आदि बसिंदा। अखोमिया जनगण मतलब असमीज पीपल, खिलौंजिया मतलब इंडिजिनस पीपल, या आदि बसिंदा मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये सब जो टर्म्स लिखे गए हैं असम अकॉर्ड में, अभी तक इन टर्म्स को ठीक तरीके से डिफाइन हमारी सरकार नहीं कर पाई, ये भी माना असम सरकार ने। तो क्या कारण है, क्यों असमीज पीपल, मैंने अब फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लॉज 6 के इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी कठिनाई है कि कौन है असमीज पीपल, ये आइडेंटिफाई करना। तो सवाल ये है कि व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिफाइन असमीज पीपल, बिकॉज इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6 वी नीड टू आइडेंटिफाई हु आर असमीज पीपल। क्या डिफ़िकल्टी है असमीज पीपल को डिफाइन करने में, तो इस पे फिर हमारे स्टेट से डॉक्टर कौस्तुभ देका,
हु इज़ अ पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, उनका एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें वो कहते हैं कि ऑखोमिया या एसएमईज जो वर्ड है वो कंटेस्टेड टर्म है और इसका कोई एक स्पेसिफिक या यूनिवर्सल डेफिनीशन नहीं है। यूनिवर्सल डेफिनीशन ना होने का मतलब है कि इसकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारे स्टेट के अंदर नहीं है। हम सारे लोग के अंदर ही एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन से लोग ऑखोमिया या एसएमईज माने जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रपोजल्स इस तरीके के हैं कि एसएमईज डिफाइन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ डेट, कि इस तारीख से पहले जो है वो एसएमईज है या इसके बाद जो लोग होंगे एसएमईज नहीं होंगे। और कट ऑफ डेट को लेकर के भी डिस्प्यूट है। कुछ लोगों का मानना है कि 1826 से पहले से जो आसाम में रह रहा है, 1826 का सिग्निफिकेंस आई होप आप समझते होंगे। उस टाइम में असम को मर्ज किया गया था विथ ब्रिटिश इंडिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि 1826 से पहले से जो असम में रह रहे हैं उनको माना जाना चाहिए ऑखोमिया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 1951 1 जनवरी 1951 से पहले से जो लोग असम में रह रहे हैं उनको माना जाना चाहिए ऑखोमिया, क्योंकि इसी तारीख से पहली बार एनआरसी बनाई गई थी असम की। बाद में इसको फिर से अपडेट किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि ना, डेट तो क्राइटेरिया ही नहीं होना चाहिए ऑखोमिया लोगों को डिफाइन करने का, लैंग्वेज होना चाहिए। तो जो लोग भी यहाँ की इंडिजिनस लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ एसएमईज नहीं, जो भी कार्बी या कोई अदर लैंग्वेज जो इंडिजिनस लैंग्वेज बोलते हैं उन सबको एसएमईज माना जाना चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ना, बंगाली बोलने वाले लोग, बराक वैली में रहने वाले बंगाली बोलने वाले लोगों को भी एसएमईज मानना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग हु शुड बी कॉल्ड एसएमईज, और इन डिस्प्यूट्स के कारण ही अभी तक एसएमईज की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई, और आइडेंटिफिकेशन ना होने के कारण क्लॉज 6 इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने लास्ट मंथ के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे OIC ने इंडिया को कंडेम किया है ऑन हिजाब रो कंट्रोवर्सी। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल फिर आया है। आपको तो पता ही है OIC में क्या हरकतें होती हैं, बट चलिए एक बार फिर भी देखते हैं। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है इंडिया को हर बात पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए। लेट अस सी वंस अबाउट OIC एंड देन वी विल सी द रिसेंट डेवलपमेंट। तो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें 57 मेंबर कंट्रीज हैं, 1969 में बनाया गया। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं आइदर दे आर इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री या फिर पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री हैं। उनका मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ही इस्लाम है। और इनकी अगर इनका ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाए तो ये कहता है इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। इनका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है इन जेद्दा, दैट इज़ इन सऊदी अरबिया, और यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ OIC। इंडिया ने कई दफ़ा कोशिश की OIC के अंदर रिप्रेजेंटेशन पाने की एज एन ऑब्जर्वर, बट बार बार पाकिस्तान ने इंडिया के इस अटेम्प्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 2018 में बांग्लादेश ने प्रपोज किया कि इंडिया को एंट्री दी जाए एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, चूँकि दुनिया के 10% मुसलमान अकेले भारत में रहते हैं, येट पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू इट, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंडिया को एंटी इस्लामिक कंट्री की तरह प्रोजेक्ट करना, और इस कारण से पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया को OIC में मेंबरशिप या ऑब्जर्वर स्टेटस मिले, क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक कोर अप्रोच है इंडिया को एंटी इस्लामिक प्रपोज करना, प्रोजेक्ट करना, और कश्मीर मुद्दे को वो कम्युनल मुद्दा, इस्लामिक लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे की तरह वो दिखाता है। और यही हुआ है फिर से। OIC की 48th सेशन हुई है, पाकिस्तान इसको चेयर कर रहा है, और चेयर करने में इनॉग्रल सेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वैसे भी इनकी कुर्सी जल्दी जाने वाली है जैसे वहाँ हालात बन रहे हैं, इन्होंने फिर अपने हरकतों से बाज नहीं आए। इन्होंने वही अपना पुराना जो गीत है कि इंडिया जो है एंटी इस्लामिक कंट्री है, वो अप्रोच इसी के साथ OIC की इनॉग्रेशन की है। व्हाट ही सेड कि वी हैव फेल्ड बोथ द पैलेस्टीनियंस एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के लोगों को ये इस तरह से दिखाते हैं कि भाई कश्मीर के लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों पे ज्यादती कर रहा है हिंदुस्तान। तो कश्मीर का पूरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, टेररिज्म का मुद्दा है, जो पाकिस्तान प्रमोट करा रहा है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करा के, लेकिन पाकिस्तान उसको दिखाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे इंडिया एट्रोसिटीज़ कर रहा है। ही सेड कि आई एम सैड टू से दैट वी हैव बीन एबल टू मेक नो इम्पैक्ट एट ऑल। तो हम लोग कश्मीर के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों पे ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के मैं दुखी हूँ। भाई कश्मीर के ऊपर तुम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें बाकी OIC के कंट्रीज से ही सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि OIC कंट्रीज़ को ही पता है कि कश्मीर के अंदर जो भी समस्याएं उसमें ज़्यादा और तुम जिम्मेदार हो।
ओआईसी की अगर बात की जाए, ओआईसी का किस तरह का पोजीशन रहा है कश्मीर में, तो ओआईसी कश्मीर मुद्दे पे डिवाइडेड रहा है। पाकिस्तान और टर्की जैसे देश इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है ओआईसी की तरफ से। रीज़न बीइंग कि जो मेजर कंट्रीज़ हैं ओआईसी के, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, वो हमेशा से ही इंडिया को सपोर्ट करते रहे हैं कश्मीर मुद्दे पे ऑन ओआईसी। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया डज नॉट टेक द वर्ड्स ऑफ पाकिस्तान एंड टर्की वेरी सीरियसली कमिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ओआईसी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है, नो यूरोपियन कंट्रीज ए मेंबर ऑफ ओआईसी, इसमें बस मैं आपको हिंट्स में कह रहा हूँ इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। ध्यान रखना टर्की ओआईसी का मेंबर है और टर्की का एक छोटा सा हिस्सा यूरोप के साइड में भी। ये हिंट्स दे दिया मैंने, अब आप इस सवाल को अटेम्प्ट करो। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन, आई एम सो सॉरी, फिनलैंडाइजेशन, राइट। तो ये क्यों न्यूज़ में आया इसको ज़रा देखते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो फिनलैंडाइजेशन का मतलब होता है, ये फॉरेन पॉलिसीज़ में या इंटरनेशनल रिलेशंस में फिलहाल में न्यूज़ में आ रहा है, तो आपको इसको समझना चाहिए। हो सकता है पीटी में पूछ ले। तो देखो, फिनलैंड ने कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस और यूएसएसआर ब्लॉक दोनों से ही काफ़ी डिस्टेंस बना करके रखा हुआ था, न्यूट्रलिटी बना करके रखी थी। आप ये मत समझना सर तो ये तो नैम हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ऐसा नहीं है। नैम वाज इक्वल इंटरेक्शन विथ बोथ साइड्स विदाउट परमानेंट सबसर्विएंट टू एनी ऑफ द साइड, या विदाउट परमानेंट अलाइनमेंट टू एनी साइड, वो था नैम। तो नैम वाज मोर प्रोएक्टिव इन नेचर, जबकि फिनलैंड ने अप्रोच जो अपनाया था कोल्ड वॉर के टाइम में था, वो था न्यूट्रल अप्रोच, कि भाई हम दोनों ही साइड से पूरी तरह से न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी साइड से अलाइनमेंट का हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसी अप्रोच के कारण फिनलैंड अपने आप को बचा सका फ्रॉम यूएसएसआर अग्रेशन। अदरवाइज तो यूएसएसआर ने कई सारे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैं, एस्टोनिया, बोथनिया, इन सबको तो अपने साथ मर्ज कर लिया। लेकिन फिनलैंड जो आप देखिए रसिया से कितना नज़दीक है, लेकिन फिनलैंड अपनी इंडिपेंडेंस को, ऑटोनॉमी को कुछ हद तक बचा करके रख पाया बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रलिटी अप्रोच। और उसी न्यूट्रलिटी अप्रोच को कहते हैं फिनलैंडाइजेशन। ये फिनलैंडाइजेशन न्यूज़ में क्यों आया है वो भी ज़रा समझिए। अभी रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है और पूरा का पूरा मुद्दा यही है कि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो फोर्सेस को ज्वाइन करे, यानी कि वेस्ट अलाइंड हो। अब ये लड़ाई जो होते हुए भी लगभग 1 महीने बीत गए हैं, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने एक प्रपोजल दिया है कि एक ही तरीका है कि ये लड़ाई रुके, अगर यूक्रेन फिनलैंड जैसा अप्रोच ले लेता है। यूक्रेन साफ साफ ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं नाटो फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करूंगा और ना ही मैं रसिया को ज्वाइन करूंगा, मैं पूरी तरह से जैसे फिनलैंड था कोल्ड वॉर के टाइम में वैसे ही मैं अब पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाऊंगा। अगर इस तरीके का कमिटमेंट दिखाता है यूक्रेन, तो जाकर के ये लड़ाई रुक सकती है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग सेड कि परहैप्स फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन इज़ द ओनली वे आउट टू स्टॉप दिस वॉर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड टीबी डे। इस टॉपिक के बेसिस पे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा समझेंगे, एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव, स्पेशली हेल्थ सेगमेंट। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी डे, हर साल 24 मार्च 24 को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस दिन वर्ल्ड टीबी डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ताकि टीबी को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और टीबी की रोकथाम पे कुछ काम किया जा सके। तो 24 मार्च की खासियत ये है कि ऑन दिस डे ओनली इन द ईयर 1822 डॉक्टर रॉबर्ट कोच अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम दैट कॉजेज टीबी। तो माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया के कारण ही टीबी होता है, जिसको इस तारीख को ही 1882 में आइडेंटिफाई किया गया था और बाद में इसका इलाज ढूंढा जाना शुरू किया गया। 2022 वर्ल्ड टीबी डे का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो अगर वर्ल्ड का टारगेट देखा जाए, थीम तो इस साल का है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। अगर पूरी दुनिया का टारगेट देखा जाए तो WHO ने टारगेट दिया है कि 2030 तक वो पूरी दुनिया से टीबी को ख़त्म करेंगे, लेकिन इंडिया ने थोड़ा और ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट रखा है खुद के लिए। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एंड टीबी कम्प्लीटली बाय 2025। तो 5 years अहेड ऑफ ग्लोबल टारगेट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ गुवाहाटी
entering into semi critical level, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues perspective। तो देखिए, गुवाहाटी शहर में वैसे ही पानी की कमी है, आपको पता है। अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक डाटा रिलीज़ किया है जिसके हिसाब से गुवाहाटी शहर के ग्राउंड वाटर का 57% वाटर हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग लगभग 70% तक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे गुवाहाटी शहर के नीचे का। और इसके बाद से अभी जब 57% वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर चुके ग्राउंड वाटर का, तो हम कह रहे हैं कि गुवाहाटी इज़ मोर इन द लेस क्रिटिकल साइड। लेकिन जैसे ही 70% तक हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद माना जाएगा कि गुवाहाटी सिटी हैज़ एंटर्ड इनटू अ सेमी क्रिटिकल स्टेट। और अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर रेमेडियल मेजर्स नहीं लिए गए तो सून द सिटी विल फॉल इनटू दिस सेमी क्रिटिकल स्टेज। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का है ब्राज़ील, फिर इंडिया, देन चाइना। सो 213। एंड देन अगर इंडिया के ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया हैज़ सरप्लस ट्रेड इन सर्विसेज वाइल डेफिसिट इन मर्चेंडाइज गुड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। पिछले 5 सालों में सर्विसेज का जो सरप्लस है वो धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और अगर स्मार्ट सिटी मिशन की बात की जाए तो इट इज़ ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सो पहला स्टेटमेंट गलत है। और 100 सिटीज़ को डेवलप करने हैं फ्रॉम 2015 टू 2020, सो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।